बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि चौधरी निसार अली ख़ान की हल्फ बर्दारी का मामला जो है वो खासा गर्म है। आज उन्होंने हल्फ उठाना था, उन्होंने ये अनाउंस किया था, मगर वो हल्फ नहीं उठा सके हैं और उसकी जो क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं उठा सके हैं, इस हवाले से। और फिर जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है कि अगर कोई रुकन असम्बली मुंतखब हो जाने के बाद भी हल्फ नहीं उठाता तो उस हवाले से ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत ला रही है कि 1-2 महीने के अंदर नहीं उठाया जा सकता। तो उसको सामने रखते हुए क्या ये हल्फ बर्दारी का मामला जो फैसला किया गया चौधरी निसार की जानिब से, और फिर जो इस वक्त सियासी एनवायरनमेंट है उस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ है, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं आइंदा के इम्तिहानात के हवाले से, मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से, उसका भी जिक्र करेंगे। और गर्मियों की छुट्टियाँ जो तातीलात सालाना होती हैं उसके हवाले से फैसले हुए हैं। और इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि एक ही बहुत ही अहम मामला है जिसका ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी के साथ है। मुल्तान में अताई डॉक्टरों की जो भरमार है, और इस वक्त एक अताई डॉक्टर है जिसकी वजह से 2 मासूम बच्चे जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए हैं। और क्या वजह है कि अताई डॉक्टर अभी तक मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है, क्या इस पर पेशरफ्त हुई है। यात्री साहब, सबसे पहले तो ये मामला के जो इस वक्त मौजूदा सियासी एनवायरनमेंट है उसमें चौधरी निसार अली ख़ान ने, आपके इल्म में है, जब ये अनाउंस किया कि वो हल्फ उठा रहे हैं, पहले तो उनकी तरदीद आई थी, हमने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी वो 24 मई को आज के दिन जो है वो हल्फ उठा रहे हैं, मगर आज फिर वो हल्फ नहीं उठा सके हैं। पहला सवाल तो ये है कि वो हल्फ क्यों नहीं उठा सके हैं, क्या कोई टेक्निकल वजूहात थी? मैं आपको ज़रा ये सारा पस मंज़र बताता हूँ। चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं एक बड़े कदावर सियासतदान है पाकिस्तान के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो पाकिस्तान के चंद उन वाहिद सियासतदानों में शामिल हैं जो असूल पसंदी के हवाले से पहचाने जाते हैं, असूल प्रस्त आदमी हैं और जिन पर किसी किस्म का कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। चौधरी निसार अली ख़ान ने अपनी सियासत का आगाज़ 1985 के गैर जमाती इंतखाबात से किया और वो मुसलसल जीतते आ रहे थे और हर वक्त वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे। जिस तरह कि मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो हैं वो 70 से लेके दरमियान में 85 वाले इलेक्शन में पार्टी ने बाइकाट किया था, तो वो उसके बाद वो भी जीतते हैं। चौधरी निसार अली ख़ान 85 से आ रहे थे। चौधरी निसार अली ख़ान ने हलफ क्यों नहीं उठाया, ये पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौधरी निसार अली ख़ान एक ही वक्त में 2 नशिस्तों पर थे, कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी। कौमी असम्बली से वो हार गए और उसी हल्के में जो MNA के नीचे जो हल्का था सूबाई असम्बली का, उसमें 36,000 वोटों से वो जीते। चौधरी निसार अली ख़ान को ये लगा कि उनको शायद हरवाया गया है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि चौधरी निसार अली ख़ान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, जो और वो बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। वो मतलब ऐसे हैं कि उस हल्के में अगर चौधरी निसार अली ख़ान जाएं या ना जाएं, उनको हराना बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन बस ऐसे कोई सूरत हाल चल गई कि वो हार गया। इस रिएक्शन में उन्होंने हलफ नहीं उठाया। दरमियान में टाइम गुजरता गया। दूसरा, सेनेट में आपको याद होगा इसहाक डार ने हलफ नहीं उठाया। फिर आपको पता है हुकूमत के जो आइनी और कानूनी अमूर के माहिरीन हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक आर्डीनेंस जारी किया जाए, उस आर्डीनेंस के तहत जो आदमी एक महदूद मुद्दत 2 महीने 4 महीने लगा कर जो हलफ नहीं उठा सकता उसकी सीट खाली समझी जाएगी और वहाँ नए इलेक्शन होंगे। इस पर चौधरी निसार अली ख़ान के पास हल्के के लोग गए, उनके दोस्त गए और उन्होंने सारी सूरत हाल बताई और उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान ने ये फ़ैसला किया कि वो हलफ उठाएंगे। चौधरी निसार अली ख़ान का अब सवाल ये था कि हलफ क्यों नहीं उठाया गया। अब आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत कितनी खौफज़दा है चौधरी निसार अली ख़ान से, क्योंकि पूरी पंजाब असम्बली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो चौधरी निसार अली ख़ान की कद काट का हो। चौधरी निसार अली ख़ान बहुत वज़ादार आदमी हैं, उनकी लोगों से बहुत दोस्तियाँ, बहुत ताल्लुक़ हैं और बड़े पॉपुलर आदमी हैं और असूलों पे खड़े होने वाले आदमी हैं। इस हवाले से उनको लोग जानते हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी उनको बहुत गले लगाते थे। तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं उनसे हुकूमत मेरे ख़्याल में खौफज़दा हो गई है, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान जब हलफ उठाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी निसार अली ख़ान को चीफ मिनिस्टर बनने से कोई रोक सकता है। अच्छा,
क्योंकि मुस्लिम लीग बेशक वो मुस्लिम लीग से इलेक्शन नहीं लड़े, वो आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन अगर वो बुज़दार के ख़िलाफ़ आते हैं मैदान में तो ना सिर्फ मुस्लिम लीग वाले उनको सपोर्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी भी करेगी, और मैं आपको ये बता दूं काफ लीग के लोग भी उनको करेंगे। अच्छा। और कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पीटीआई की नशिस्तों से जीते हुए हैं, लेकिन दिल से वो भी चौधरी निसार अली खान के साथ हैं। हुकूमत ने ये क्राइसिस देखते हुए एक प्लान के तहत ये सारा कुछ किया है कि चौधरी निसार अली खान को थोड़ा सा सुबकी का सामना हो कि जी वो हलफ उठाने आए हैं तो स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान को रोका नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल उठा लेंगे, कल नहीं तो एक दो रोज़ में उठा लेंगे, लेकिन चौधरी निसार अली खान जब असम्बली में जाएंगे तो वो सिर्फ उस्मान बुज़दार के लिए ख़तरा नहीं होंगे, चौधरी निसार अली खान फिर वफाक में भी बहुत सारे लोगों के लिए खतरा होंगे। चौधरी निसार अली खान एक बड़े कदावर सियासतदान। ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपने इन डिटेल पूरा बैकग्राउंड के साथ ये टेक्निकल वजूहात में सियासी पहलू भी डिस्कस किए हैं। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो हम सियासी माहौल जिसका आपने इशारा दिया है कि राब्तों की बात भी की जा रही थी, वो जहांगीर तरीन ग्रुप जिसका भी आपने कहा कि वो विद इन पीटीआई जो है वो एक सेगमेंट मौजूद है, चूँकि खुद चौधरी निसार अली खान तो इसकी तरदीद करें, वो कह रहे हैं वो तो आर्डीनेंस की वजह से उठा रहे हैं। अब अगर ये डिले होता है और आर्डीनेंस उससे पहले आ जाता है तो क्या ये रुक पाएगा? और फिर मौजूदा सियासी एनवायरनमेंट में राब्तों के हवाले से जिसकी तरदीद चौधरी निसार साहब कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी इतलात क्या है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, अगर तो ये आर्डीनेंस उन्होंने जारी कर दिया चौधरी निसार अली खान के हलफ लेने से पहले, तो ये चैलेंज हो जाएगा अदालत में, और मैं समझता हूँ कि अदालत इसको उड़ा के रख देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी आदमी को रोक दें कि वो एक अवाम का नुमाइंदा है, मुंतखब हो गया है, तो आप उस ऐवान से जाने में उसे रोक दें जिसके लिए अवाम ने उनको मुंतखब किया है। तो ये रही बात। दूसरी, अगर आर्डीनेंस पहले जारी हो जाता है, जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि तो ये सर नहीं, आर्डीनेंस चैलेंज हो जाएगा ना, अदालत उसको कलअदम करार दे देगी। ये अदालत में जाएगा मामला और अदालत इसको कलअदम करार दे देगी, क्योंकि किसी भी आदमी को उस हक से महरूम नहीं किया जाता जो हक उसको पाकिस्तान के अवाम देते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने चौधरी निसार अली खान को मुंतखब किया है, तो चौधरी निसार अली खान को आप हलफ रोकने में उठाने से कैसे रोक सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, जो आपने राब्तों की बात की है, मैं समझता हूँ चौधरी निसार अली खान जो हैं वो सियासत को बहुत समझते हैं, चीज़ों को बहुत समझते हैं। और आपको याद होगा एक दफ़ा वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर नवाज़ शरीफ चौधरी निसार अली खान की बातें मानते तो आज नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होते और मुस्लिम लीग इक़्तिदार में होती, लेकिन वो चौधरी निसार अली खान की उन्होंने बातें नहीं मानी, जिसकी वजह से वो इक़्तिदार से महरूम हो गए। तो चौधरी निसार अली खान जब पंजाब में एंट्री डालेंगे, हलफ उठाएंगे, आप देखिएगा कि आपको पंजाब की सियासत में एक नई हलचल नज़र आएगी, और ये हलचल सारी चौधरी निसार अली खान की वजह से पैदा होगी। चलें, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एनपी के मारूफ रहनुमा है ज़ैद खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने का। चौधरी निसार अली की एंट्री 2.5 साल बाद वो हल्फ उठा रहे हैं, और उसकी ज़ाहिरी तौर पर वजह वो आर्डीनेंस है जो आपके भी इल्म में है, हमारे व्यूअर्स के भी इल्म में है। क्या समझते हैं, इससे ये तासुर लिया जा रहा है कि पंजाब में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है? आप बतौर सियासी लीडर क्या समझते हैं? देखिए, वैसे भी तो उसने अपने हल्के के लोगों से ज्यादती कर रहा था, क्योंकि उसके आगे के अवाम उस पर इस्तेमाल किया था, और उसके अपने मसाइल के। देखिए, जमहूरियत इसको कहते हैं, और वोटर अपना इससे इस्तेमाल करते कि वो कहते कि उनके मसाइल को किसी तरीके से उजागर करें और उनके मसाइल हल करें। लेकिन चौधरी साहब ने तो हल कर दी कि 2-2.5 साल से वो हल नहीं उतारा था। हमें नहीं पता कि उसमें क्या उसकी अपना रास्ता है, आपने कोई बात की कि उसने अभी तक नहीं उठाया। देखिए, जाहिर है कि वो एक सियासी बंदा तो है और एक बहुत बड़ी पार्टी में रहा है। उनकी आपस की जो बातें हैं कि नवाज शरीफ नाराज हैं या उनकी कोई गिलेशिप अपने ऐसे है, अभी तो एक आज़ाद हैसियत से है मेरे ख्याल में, और आज़ाद हैसियत से हेल्प उठाएगा, वक्त आने पे पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन वैसे जो मौजूदा हुक्मरान है, ये सेलेक्टेड हुक्मरान है, इसने जिन सेलेक्टर्स ने लेके आए थे उन्हें उनका वो पूरा नहीं किया, बल्कि नुकसान पहुंचाया। मुल्क की मशीयत तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है, महंगाई उरूज पे है। जाहिद खान साहब सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताएं कि अपोजिशन लीडर की तरफ से जो लोगों को दावत दी जा रही है, बुलाया जा रहा है, ANP की क्या मौक़िफ़ है? और ANP अब PDM जो पीपल्स पार्टी को वापस लाने की बातें हो रही हैं, ANP का क्या मौक़िफ़ है इस पर?
देखिए जी सैयद तरीफ साहब, हमारा और पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा यहाँ पर रखे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी पीडीएम से निकली नहीं थी। हम लोगों ने तो फैसला किया और हम तो पीडीएम से निकल चुके हैं। इस वक्त चूंकि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है और उसने अपोजिशन पार्टी की पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया है, तो हमारी पार्टी का तो फैसला है, वो आज हैदर खान हुती साहब उसमें शिरकत करेगा। वहां से जो कोई बात होती है पीडीएम के हवाले से या एक प्लेटफॉर्म से मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ आवाम की भलाई के लिए और आवाम की जो मुश्किलात है उसको दूर करने के लिए अगर कोई बात करती है तो जाहिर है कि फिर वो उस वक्त तक ये तय होगा। बहुत शुक्रिया आज़ाद खान साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे हैं। सियातरीन साहब, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे, ज़ाहिद खान साहब ने भी बताया है कि पीडीएम वाला मामला भी ज़ाहिर है इसके साथ लिंक्ड है। अब चौधरी निसार साहब जब हल्फ उठा रहे हैं नून लीग की जानिब से, तो अपोजिशन लीडर नून लीग के शहबाज शरीफ साहब ने, आपके इल्म में होगा कि इशाइये पे आज कुछ दावत दी हुई है लोगों को। इससे पहले मौलाना फजल रहमान बड़े मुतारिक नज़र आ रहे थे, उनका अपना इजलास जो है जमात का हो रहा था, बड़ी मुशावरतें हो रही हैं। तो ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे क्या होने जा रहा है? अभी वो होती साहब का भी उन्होंने कहा वो जाएंगे, शिरकत करेंगे। अच्छा, पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि चौधरी निसार अली खान जो है ना, वो तो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे आज़ाद हैसियत में, तो वो अब हलफ भी उठा रहे हैं आज़ाद हैसियत में। सही। लेकिन उनको पस पर्दा जो मामलात हैं वो तय होने के बाद वो जा रहे हैं और वो आगे फिर आगे की खेल जो है अगले चंद हफ्तों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरा, जो आप शहबाज शरीफ साहब की दावत की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर दी है, जिसमें सारी पार्टियों के पार्लिमानी लीडर जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी जा रहे हैं। लेकिन इस किस्म की जो दावतें होती हैं या इस किस्म के जो इशाइये होते हैं, वो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होते, वो दर हकीकत फ्यूचर की जो सूरत हाल बन रही होती है और उसमें जो एक दूसरे का तामन करना और जो मामला तय करने होते हैं उस पर बातचीत होगी। यहाँ तक बात है पीडीएम की। पीडीएम में तो जैसे ज़ाहिद खान ने बताया कि पीपल्स पार्टी तो नहीं छोड़ के गई थी, वो तो कहते हमने नहीं बनाया पीडीएम, हमें नोटिस कैसे मिल सकता है। लेकिन एएनपी ने वो उस नोटिस के बाद जब एएनपी को नोटिस किया तो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ अगर पीपल्स पार्टी वापस चली जाती है तो उसके बाद फ़ौरन बाद जो है पीपल्स पार्टी के आसफ़ अली ज़रदारी साहब कोशिश करेंगे कि वो एएनपी को भी वापस लाएं। तो अगर कोई बात बनती है और हालात ऐसे बनते हैं तो इसके बाद सियासी हालात को देख के फैसले होते हैं। जी हाँ, या जो सियासत देखते हैं, हालात देखते हैं, उतार चढ़ाव, तो आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जो थोड़ा सा तेज़ होगा, जैसे कि लग रहा है। बजट तो ये हुकूमत शायद पास करा ले, लेकिन बजट के बाद पंजाब में भी और वफाक में भी इस हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। उन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल में जो शहबाज शरीफ साहब ने कदम उठाया है, इस पर यकीनन को बात होगी और मामलात आगे बढ़ेंगे। और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो पीडीएम के साथ खड़ी हो और एएनपी को फिर आसफ़ अली ज़रदारी साहब को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह असफंद यार वगैरह को मनाएं, इस पर राज़ी करें और वापस लेके आएँ। तो वो कमाल महारत रखते हैं। तो फिर से ये जो है अली ज़रदारी साहब गुफ्तगू करने में और टेबल की गुफ्तगू में बड़े माहिर हैं, वो हो सकता है कि एएनपी को भी वापस लें। अच्छा, अब ये तो ज़ाहिर है इस वक्त सियासी माहौल है। नाज़रीन साहब, कोरोना की वबा की जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ केसेस की शरह जो है पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी कम होना शुरू हुई है। इस हफ्ते के जो आदाद शुमार आए हैं तो उसमें कुछ कमी के इशारे जो है वो मिले हैं। तो वो ज़ाहिर है उसकी वजह लॉकडाउन बताया जा रहा था। उसके बाद ज़ाहिर है सबसे बड़ा हर्ज स्टूडेंट्स का हो रहा था। आज वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम जो है आए और ये फ़ैसला किया गया कि इस बार ऐसे जैसे गुज़िश्ता साल ये किया गया था कि मैट्रिक के इम्तहानात लिए बगैर बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, इस साल इम्तहानात लिए जाएंगे। एक तो ये फ़ैसला हुआ और दूसरा ये भी फ़ैसला हुआ कि जनाब जो गर्मियों की तातीलात हैं वो कम की जाएंगी, मगर सूबे अपने अपने हिसाब से उसकी टाइम लाइन देंगे। तो इस फैसले के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि कोरोना की वजह से हमारा जो तालीम का निज़ाम है बहुत मुतासर हुआ है और हम ऑनलाइन के लिए तैयार ही नहीं थे। ऑनलाइन जो है क्लासेस वो बड़े मौज़म मुल्कों में और जहाँ हर सहूलियात मौजूद हैं वहाँ भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं रही। मैं पिछले दिनों एक दो आर्टिकल पढ़ रहा था इस हवाले से, लेकिन हमारे मुल्क में तो बहुत
सूरत हाल ख़राब रही है, उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो आप ये देखें कि जो हमारे यहाँ इंटरनेट की सहूलत है वो पूरे पाकिस्तान में यकसा नहीं है। जिस तरह इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में है, वो राजनपुर में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मियाँ वाली का जो हल्का है वहाँ तो टेलीफोन बूस्टर पर जो हैं वो पूरे नहीं लगे हुए। आप किसी को फ़ोन करना चाहें तो 1-1 घंटा आप लगे रहें तो किस्मत से वहाँ जो है सिग्नल मिलते हैं और बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो बाकी हल्कों में क्या सूरत हाल होगी? तो इस तरह बच्चों की तालीम पर असर तो ज़रूर हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने कहा कि बग़ैर इम्तिहान को बच्चों को पास नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। बच्चों को प्रमोट जो इम्तिहानात पे होगा। और दूसरी बात यह कि पिछली दफ़ा जो बच्चों कोरोना की वजह से जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे वो नहीं लिए गए थे और बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन कहा यह गया था कि जब सेकेंड ईयर के इम्तिहानात आएंगे तो उनको देख के 3% इजाफी नंबरों के साथ वो नंबर लगा दिए जाएंगे। तो अब इम्तिहानात लेना ज़रूरी भी हैं, क्योंकि जो बच्चे सेकेंड ईयर का इस दफ़ा इम्तिहान देंगे, फर्स्ट ईयर का उन्होंने दिया नहीं, उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, किस तनासब से? तो वो एक मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए और वो जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री हैं सूबों में भी, मरकज़ में भी, और जो जिन लोगों ने इम्तिहानात लेने हैं उनको भी ये चाहिए कि बच्चों के कोरोना की जो सूरत हाल है उसको देखा जाए कि कोरोना में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं या इम्तिहानात देने से कोई ऐसी सूरत हाल फैल ना जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। SOP पर अमल होना चाहिए, तो पेपर बिल्कुल होने चाहिए। इसी दौरान चूँकि ज़ाहिर SOPs के तहत ही जो अब बड़ा चैलेंज आएगा इम्तिहानात के दौरान बच्चों के हवाले से, क्योंकि छुट्टियाँ भी इसी वजह से की गई थी कि ज़ाहिर है कोरोना वबा की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा न फैले और बच्चे जो हैं वो कौम का असासा हैं ज़्यादा। तो अब ज़ाहिर है जब इम्तिहानात होंगे, गैदरिंग भी होगी, तो वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत की। नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें एक तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि जो निसाब है उसको कम कर दिया है। पहले ज़्यादा था पूरा अब बहुत शार्ट कर दिया उसको। उस दौरान जो SOPs पर है वो तो सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि SOP पर अमल दरामद ना हो या उसको ढीला छोड़ दिया जाए या थोड़ा उसमें फिर बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपको पता है ना, हुकूमत ने, देखें हम हुकूमत की पॉलिसियों पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस दफ़ा हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि उन्होंने जो ईद से पहले जो लॉकडाउन लगाया और जो SOPs पर अमल कराया उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, उसके नतीजे आए हैं, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और अब देखें कोरोना की शरह कम हो रही है। इसी तरह ये बच्चों के जो इम्तिहानात हैं इन पर भी देखना पड़ेगा और मैं समझता हूँ SOPs पर अमल जो है वो हर सूरत में होना चाहिए और ये हुकूमत की जानिब से वालिदैन को भी हिदायत करनी चाहिए और बच्चों पर भी ये लाजम होना चाहिए कि SOPs पर अमल करें। ठीक है, इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। फिर मुल्तान में जो मामला हुआ ताई डॉक्टरों का उसका जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे मुल्तान में अताई डॉक्टरों के हवाले से जिसकी वजह से 3 बच्चे जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं और ये सूरत हाल है, उस पर कुछ बयानात भी सामने आए हैं इंतज़ामिया की जानिब से। सजाद तरीन साहब, ये मुल्तान में अताई डॉक्टरों का मामला है। एक अताई डॉक्टर, मुल्तान बहरहाल एक बड़ा शहर समझा जाता है जनूबी पंजाब का, वहाँ पे ये सूरत हाल है कि कोई इंजेक्शन लगाए गए हैं, 3 बच्चे जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं और फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के और CEO हेल्थ के बयानात जो हैं वो सामने आना शुरू हुए, मगर इनकी मौजूदगी और इस दौर में देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, होना तो ये चाहिए था कि इस अताई डॉक्टर को तो गिरफ़्तार होना ही होना है, उसके खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा। लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो क्या कर रहा था? ड्रग इंस्पेक्टर को कोई पता नहीं है क्या? वहाँ जो बाकी हेल्थ के लोग हैं उनको कोई पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं और ज़िलाई इंतज़ामिया क्या कर रही है? देखें, मैं आपको बताऊँ, बड़ी बदकिस्मती है ये कि हमारे मुल्तान में नहीं, बाकी जो एरिया हैं हमारा जनूबी पंजाब, वो अताई डॉक्टरों से भरा पड़ा है और वहाँ पर मेडिकल स्टोर भी चला रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। और जनूबी पंजाब के कई ऐसे देहात और ऐसे छोटे शहर भी हैं जहाँ एक तरफ वो जानवरों को डॉक्टर भी वही हैं, जानवरों को इंजेक्शन भी लगाते हैं और कई दफ़ा इसकी खबरें भी आ चुकी हैं, वीडियोस भी आ चुकी हैं और इंसानों को भी वही आदमी इंजेक्शन लगा रहा है और मैट्रिक फेल जो हैं वो बैठे हुए हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्तान की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, हेल्थ वालों के ख़िलाफ़ होना चाहिए और ड्रग इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अच्छा, इस पे ज़रा डिटेल्स ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान इजाज़ तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इजाज़ तरीन साहब वक्त देने का। आपसे जानना चाहेंगे ये मामला क्या हुआ? ये थाना मुजफ्फराबाद का इलाका है, बिस्मिल्लाह कॉलोनी इंडस्ट्रियल स्टेट में एक मजदूर है खादिम हुसैन, जिसके 3 बच्चों की तबीयत खराब हुई तो वो एक डॉक्टर अताई के पास चला गया जिसने दवाई दी, जिससे 2 बच्चे जो है वो जाबाक हो गए और तीसरा बच्चा जो है वो निश्चय अस्पताल जाकर जाबाक हुआ। अताई की वजह से गरीब मजदूर का 9 साला दानिश, 7 साला बच्ची तैरा और 5 साला मुनीब जो है
ये 3 बच्चे जो हैं ये लुक़मा अजल बन गए और इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो महकमा सेहत पर है। महकमा सेहत के ड्रग इंस्पेक्टर, हेल्थ केयर कमीशन के लोग और दीगर जो अफसरान हैं वो बाकायदा इन अताइयों से मंथली लेते हैं और इन्हें खुद क्लिनिक चलाने की इजाजत देते हैं। मुल्तान के नवाई इलाके जो हैं, मुजफ्फराबाद, नवाबपुर, मनमोहसन, पावरपुर रोड, कादरपुर राह में सैकड़ों नहीं हजारों अताई हैं और जो क्लिनिक चला रहे हैं और महकमा हेल्थ वालों ने चशम पोशी की हुई है। 2 बच्चों का जो है मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज हुआ है, जबकि अब जो है वो महकमा सेहत ने भी जो है वो एक FIR दर्ज करा दी है अताई के खिलाफ। मैं आपको ये बता दूं कि ड्रग इंस्पेक्टर और डिप्टी कंट्रोलर और दूसरे जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी सही नहीं करते और वो पैसों पर ही इत्तफाक करते हैं, पैसे लेते हैं और क्लिनिक चलाने की इजाजत देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक FIR महकमा सेहत के उन जिम्मेदारान के खिलाफ भी होती जो उस इलाके में अताइयों के क्लिनिक बंद कराने के जिम्मेदार हैं। सही। आज डिप्टी कमिश्नर ने अताइयत के खिलाफ एक टास्क फोर्स तश्कील दी है जिसमें महकमा सेहत के लोगों को शामिल किया गया, लेकिन ये एक महकमा सेहत पर सवालिया निशान है कि मुल्तान के नवाई इलाकों में बड़े धड़ल्ले से जो है वो अताई काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज तरीन साहब, आपने वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। ये डिटेल स्टोरी है और इस वक्त जो पेशरफ्त हुई है उस पर है। अब टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी जनाब, वो ज़ाहिर है डिप्टी कमिश्नर साहब उसको देखेंगे, वो अताई को गिरफ्तार किया जाएगा कोई एक आध दफ़ा, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल एक बड़ा अहम सवाल जो उन्होंने उठाया है और वो नुकता है कि जनाब जो जिम्मेदारान हैं कि इन अताइयों के खिलाफ जिन्होंने एक्शन करना था उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जो है, देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो हेल्थ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़े दावे भी कर रहे हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस सिलसिले में बहुत बातें कर रही हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये सूरत यार उस वक्त पेश आती है जब गरीब आदमी के पास वसाइल नहीं होते कि वो सरकारी अस्पताल तक पहुँच सके। और सरकारी अस्पताल जो हैं, आपको पता है आए रोज़ आबादी बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से उस तनासब से हॉस्पिटल्स में इजाफा नहीं हो रहा। और जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल है, इस पर बहुत जो है दबाव है मरीज़ों का। उसमें डेरा गाजी खान भी है, उसमें कोयटा तक के लोग आते हैं, बारखान से लोग आते हैं और पूरा जनूबी पंजाब के लोग आते हैं। बदकिस्मती से वहाँ जो डॉक्टरों का रवैया है और वहाँ जो नर्सेज हैं उनका रवैया ऐसा है कि जैसे इंसानों वाला नहीं कहा जा सकता। मुझे ख़ुद 2-4 मरतबा निश्तर हॉस्पिटल में पिछले दिनों जाने का इत्तफाक हुआ। मैं एक बच्ची को देखने गया था जो 3 नंबर वार्ड में थी, वो जल गई थी, उसके बेड के साथ ही बड़े बड़े काकरोच फिर रहे थे। तो मैंने वहाँ मुतलका स्टाफ को ये कहा कि ये क्या है, यहाँ कोई सफाई नहीं होती। वो कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं, हम कहाँ से स्प्रे लाएं और कहाँ से करें। तो वो मेरे एक और मैंने बेड पे देखा, एक मरीज़ बेचारा तड़प रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कहने वाला कुछ नहीं है और वहाँ पर जनाब अपने वो गप्पों में लगे हैं, मनमानी जारी है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि एक गरीब आदमी जो है उसके 3 बच्चे जो हैं वो उनको एक घर के 3 मासूम बच्चे चले गए और गरीब आदमी के गए हैं। आप गिरफ्तार कर लेंगे उस अताई डॉक्टर को। ये जो CEO हेल्थ साहब हैं वो कहते हैं हमने जी गुज़िश्ता माह में 32 क्लिनिक सील कर दिए, चेक किए गए हैं, 21 को सील कर दिया गया है, ये हो गया, ये आपने बयानात दे दिए, आपने किए, उसके बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। दूसरा सजाद तरीन साहब बात ये है कि ओवरऑल हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, क्या ये जिम्मेदारी उस पर भी आयद नहीं होती? जो वजूहात आप बता रहे हैं वो बेचारे ज़ाहिर है सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख नहीं कर सकते, वो पर्ची से ज़्यादा उनको वो दूसरी पर्ची देनी पड़ती है, वो सिर्फ अंदर एंटर होने के लिए। रिश्वत का जो बाज़ार गर्म है, वो अगर 50 रुपए की 100 रुपए की पर्ची है तो 200 रुपए उनको एक्स्ट्रा रिश्वत के तौर पर देना पड़ता है, तब वो सरकारी अस्पताल में बेचारे जाके बच्चों को दिखा सकते हैं। और उसके बावजूद भी उनको कहा जाता है कि आप शाम को प्राइवेट क्लिनिक पे आएँ, यहाँ पे वक्त नहीं है, या अगर दे देंगे कोई मेडिसिन तो कोई ज्यादा उसका केयर नहीं किया जाएगा। क्या सर इस पे फिर किस पे जिम्मेदारी? मेरे ख्याल में तो पूरे हेल्थ सिस्टम पे जिम्मेदारी आए। पूरा हेल्थ सिस्टम तो हमारा है ही ऐसा कि हम उस पर बात करते रहते हैं। मैं समझता हूँ ये जो वाकया है ये बड़ा दुख की बात है और अभी तक जो है सिर्फ अताई डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, ये हेल्थ के सारे लोग गिरफ्तार होने चाहिए थे जिनकी ये जिम्मेदारी है।
एक बात। दूसरी बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ मौजूद हैं उन साहब को ये देखना चाहिए कि क्या वजह थी कि वो गरीब आदमी अपने बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं लेके गया, वो क्या मसला था, वो मसला हल करना चाहिए। उस एरिए में अगर कोई सरकारी, देखिए ये जितने अताई हैं ये वहाँ बैठते हैं जहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं होता। गरीब आदमी जो है वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इनके पास चला जाता है क्योंकि ये कम पैसे लेते हैं, फिर नताइज यही होते हैं। वहाँ देखना चाहिए कोई अगर नहीं कुछ हो सकता तो वहाँ को डिस्पेंसरी बना दी जाए छोटी सी, जो लोगों को दिन के वक्त या रात के वक्त अगर कोई तकलीफ होती है तो कोई उनको इब्तदाई जो है वो रिलीफ मिल सके। और वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, सरकारी डिस्पेंसरी बनाई जाए और उसको मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स वहाँ तैनात हों जो देख सकें, जो बच्चे को आगे रेफर कर सकें कि बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं। लेकिन अगर ये नहीं हुआ और लोग गिरफ्तार नहीं हुए तो आप मुझे ये बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? रोज़ हम लेक्चर तो बड़े बड़े सुनते हैं, गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो है उसके 3 बच्चे और उसके साथ ही इतना जुल्म हुआ है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि कल आईजी पंजाब इनाम गनी साहब से मेरी बात हो रही थी, एक वाक़या हुआ है बदफेली का एक बच्चे के साथ, तो वहाँ पर मैंने उनको ये बताया कि जनाब ये जिस बंदे ने ये बदफेली की है वो आदमी जो है उस जो मुद्दई हैं जिन्होंने पर्चा कराया उन पर दबाव डाल रहा है और उनको कह रहा है कि पैसे दें और पैसे ले लें मुझसे और ये ख़त्म कराएं केस। तो मैंने कहा जी ये जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पर RPO से फैसलाबाद को कहूँगा, स्टेट इसमें ज़िम्मेदार होगी। मैं समझता हूँ रियासती इदारे जो हैं उनको मुतहर्रक होना चाहिए, जो रियासत के लोग हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर यही कुछ होता रहेगा। मरते तो गरीब के बच्चे हैं ना यार, गरीबों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, गरीबों के लिए स्कूल नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। फिर कहते हैं जनाब कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं ये समझता हूं कि इस वाकया के बाद बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक्शन की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक्शन के हवाले से वो कहा जाता है ना कि शिकायत करें तो आप सोल्यूशन भी दें। तो मेरे ख्याल में इस पे सबसे पहले तो पहले मरहले में जो काम आसानी से किया जा सकता है हुकूमत के लिए, अगर अरबाब इख्तियार ये सुन रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि जो डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी देते हैं, वो उनको प्राइवेट क्लिनिक चलाने की इजाज़त ना दी जाए। पहले तो ये क्रैक डाउन होना चाहिए कि वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में तैनात हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद प्राइवेट का जो आपने हाल देखा है, जिस तरह से लूट मार का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर ये सिलसिला होगा तो कम से कम वो ये नहीं कहेंगे कि शाम को आप प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाएं, तो इससे खासा फ़र्क पड़ सकता है। ये भी हो सकता है। दूसरा, वो जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है उस वाक़े का सर्वे होना चाहिए कि उस इलाके में ये वाक़या क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है, और वहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डिस्पेंसरी बनाई जाए। बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं बन सकता, छोटी डिस्पेंसरी बनाई जाए जो इस किस्म के गरीब लोगों को कोई फौरी रिलीफ, कोई अदवायात, कोई उनके बच्चों को अदवायात, उनके बच्चे इस तरह मरते ना। बिल्कुल सही। ये 2 आम सोल्यूशन जो है वो सामने आए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही सजाद तरीन और एतजाज़ दकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।